नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPSS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा। और पॉइंटर बुक की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आपके लिए एनवायरनमेंट का जो है सब्जेक्ट उठाया, तो उससे जो अगला जो हमारा चैप्टर है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, तो इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर फॉर्म में इस बुक में आपके क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में जो भी दिए गए हैं, तो आज हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। तो बात करेंगे तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे आयोजित किया था? क्योटो में। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। ठीक है। और यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। तो क्या स्थापित की गई? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है? तकनीकी एवं वित्तीय सहायता जो है प्रदान करती है। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, कथन और कारण वाला। तो कथन क्या है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है। और जो कथन आर क्या है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है या सही रीज़न है उसका। बात करते हैं कि वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो 0.03%। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, तो क्या क्या है? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन और तैल चालित और स्वचालित की संख्या विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। तो ये रीज़न जो है जलवायु परिवर्तन के मुख्य रूप से उत्तरदायी है जलवायु परिवर्तन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भिद और उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। तो कौन कौन से स्थान हो सकते हैं? परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्था। ठीक। और क्या है कि निशेष तेल गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है। कहाँ? किसके सहयोग से? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। और जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई, कब हुई थी? 2013 से और 2014 में। तो ये झारखंड PCS में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये अगला क्वेश्चन भी झारखंड PCS में पूछा गया कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कोयला कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला जो कौन था उस समय का? तो सरायकेला खासवा। और आगे देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवायु परिवर्तन का कारण, ओजोन परत का क्षरण जो है और प्रदूषण, ये जो है जलवायु परिवर्तन का रीज़न है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है। तो इसका क्या प्रमुख कारण है? जलवायु परिवर्तन का कारण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में। वर्ष 2019 में 25वां जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन प्रस्तावित है, तो अगला जब क्वेश्चन पूछा गया था तो कहाँ पर प्रस्तावित था? ग्लासगो, UK में। आगे बढ़ते हम लोग। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, क्या है प्रक्रिया? जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। और एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या है? गैसों के वायुमंडलीय में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि जो हमारी जो गैसें होती हैं, तो वो क्या होती हैं कि वायुमंडल में एकत्रित हो जाती हैं कुछ गैसें। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उन गैसों के जो है इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है कि जो हमारा वातावरण है तो वो कहीं ना कहीं
उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो इसको ही हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी तो सबसे पहले किसके द्वारा की गई? जोसेफ फोरियर के द्वारा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो, जो कि किससे संबंधित है? कौन सी संस्था है? UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। क्वेश्चन पूछा गया था कि सही कथन है, तो जो कथन दिए गए थे तो उसमें क्या क्या सही था कि क्योटो उपसंधि जो है वर्ष 2005 में हुई थी। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक है। तो मीथेन गैस जो है वो CO2 से अधिक हानिकारक है ग्रीन हाउस गैस के रूप में। किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है गैस का वैश्विक तापन विवर्तन। आगे देखते हैं हम लोग। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कब होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई। ओजोन में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस जो है प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? O2 ग्रीन हाउस नहीं है। गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, तो सबसे ज़्यादा कौन देता है? जलवाष्प दूसरे नंबर पर, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर पर, मीथेन। ये आप सीक्वेंस याद रखिए, आपसे क्वेश्चन में मिलाने को पूछ सकता है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक में ऑक्सीकृत हो जाती है, किसके रूप में? CO2 के रूप में। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य संघटक क्या हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई और ओजोन जो है, ये ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है वो कौन सी है? सबसे ज़्यादा कौन पैदा करती है इफेक्ट? जलवाष्प। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आर्गन जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। मई 2010 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में क्या सही है? समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए जो है कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए, और समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगा। और एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से? देखिए, पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसलिए ये हानिकारक भी है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन देता है? तो वो देता है चीन, वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो कौन कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? भूटान। वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान देते हैं, तो मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प में से वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इनमें से कौन जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता जो है अन्य गैसों की तुलना में अधिक है या फिर बहुत अधिक है, ठीक है। और भूमंडलीय उष्णता, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ? हिम नदी, जो हमारे जो हैं हिमनद हैं, ग्लेशियर जिनको बोलते हैं, पिघलने लगे हैं। समय से पूर्व आम के बौर आने लगे हैं, और स्वास्थ्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा है। वैश्विक तापन के असर को इंगित करता है, तो क्या? हिमानी पिघलना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सागर के तल में उत्तान, जो सागर का जो तल है उसमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलेगी तो अपने आप ही जो है सागर में जो है पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा, और मौसमी दशाओं में परिवर्तन आता है, और ग्लोबल वार्मिंग तो होती है। वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? वही देखिए, ये रीजन जो आपको दिए गए, यही क्वेश्चन आपसे बार बार PCS वगैरह में और UPSC हो गई, अब तो वनडे एग्जाम में भी इन्वायरमेंट पूछी जाने लगी, तो वहाँ पर भी आपको ये दिए होते हैं ऑप्शन। तो मेन जो रीजन है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। देखिए, समुद्र जल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल वित्तियों का विरंजक, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी सांद्रता बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो कौन सा प्रभावित होगा? आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर, तो ये सबसे पहले प्रभावित होंगे।
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। हरित गृह प्रभाव क्या करता है? वैश्विक तापमान में वृद्धि। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता व प्रचंडता बढ़ती है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चक्रवात बार बार आते हैं, तूफानों का और बवंडर जो है बार बार जल्दी जल्दी इनके जो है आने की प्रक्रिया जो है जल्दी जल्दी अब ये आने लगे हैं। तो गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो मीथेन गैस जो है वो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और ये ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे कहते हैं मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र के आधा स्थल में। मीथेन उत्सर्जित होती है कहाँ से? धान के खेतों से और दीमक की बाम्बी से। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें मीथेन के स्रोत क्या क्या हैं? देखिए मीथेन के स्रोत क्या क्या हैं? धान के खेत हो गए, कोयले की खान हो गई, पालतू पशु हो गए और आर्द्रभूमियाँ। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत आर्द्रभूमियाँ हो गई, समुद्र हो गए और हाइड्रेट्स। मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का मतलब कि निःसरण होता है तो वो कौन सी है? मीथेन। मीथेन गैस को और क्या क्या कहते हैं? मार्स गैस। देखिए ये एक आंदोलन पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी बचाने के लिए आवश्यकता के लिए जागरूकता वाला आंदोलन है। तो इसमें क्या होता है कि 1 घंटे के लिए जो है जितने भी नागरिक होते तो वो जो है जितने भी मतलब कि पर्सन है तो एक घंटे के लिए बिजली बंद कर देते। तो इसको जागरूकता, इस आंदोलन का क्या नाम है? पृथ्वी काल। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाले वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन। तो पृथ्वी काल किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? WWF के द्वारा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो 21 मार्च 1994 में। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा क्या किया गया? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? 2005 में। जापान के क्योटो शहर में UNFCCC के 3रे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया था। कब? 11 दिसंबर 1997 को। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में बस 2008 से 2012 तक कटौती करने का कितना प्रावधान किया गया था? 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार की, ठीक है, तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। कितने? 100 अरब डॉलर। तो इसमें क्या हुआ कि विकसित देश जो थे तो उन्होंने एक मतलब कि समझौता किया कि हम लोग जो है मिलकर जो विकासशील देश हैं तो उनके लिए निधि जमा करेंगे, जिससे वो अपने यहाँ पर इसको जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो भी पर्यावरण के परिवर्तन हो रहे हैं, प्रदूषण, तो इनको कम करने के लिए हम जो है जो विकसित देश होंगे वो विकासशील देशों को जो है रुपए देंगे। विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? अल्जीरिया और ब्राज़ील और केनिया में। CDM के लिए सत्य नहीं है। CDM क्या होता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ये क्या, इसके लिए क्या सत्य नहीं? यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने के लिए निषेध करता है। ये बात सही नहीं है। CDM जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाली प्रणाली है, जो सामने आई थी। कब आई थी प्रणाली? ये सामने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आई थी। आगे बढ़ते हैं कि CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से जो निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकें। तो वो कौन सी युक्ति है? स्वच्छ विकास युक्ति। ग्रामीण सड़क निर्माण में, ठीक है, पर्यावरण दीर्घोपयोगिता
को सुनिश्चित करने एवं कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या, ताम स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट और जियो टेक्सटाइल। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आपके पूछा गया था। कार्बन जमाव, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति सीडीएम है क्या है, क्योटो नवाचार युक्तियों में से ये एक है। एनएक्स 1 के विकसित देश गैर एनएक्स 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त करेंगे, कार्बन क्रेडिट। सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं एनएक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनएक्स विकासशील देशों में किया जाता है क्रियान्वित। यूएनएफसीसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। तो इसकी धारा 12 के अंतर्गत क्या वर्णित है, स्वच्छ विकास युक्ति, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होता है 1 CER यूनिट। जैव विविधता अभिसमय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD का पूरक प्रोटोकॉल, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों, लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। तो कौन सा है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। आनुवांशिक संसाधनों, जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने एवं उनसे मिलने वाले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है कौन सा, नगोया प्रोटोकॉल। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि सही सुमेलित है। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कब हुआ था, 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से क्या निकला, तो एजेंडा 21 जो है प्रथम पृथ्वी शिखर से निकलने। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 कब हुआ था, 1997 में। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था कहाँ पर, पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP25 आयोजित हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो क्या वर्णित करता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, पौधों की वृद्धि जो है वर्णित करती है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी। तो कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार। कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण शुरू हुआ था, कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल से। आगे देखते हैं हम लोग। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन करता है, कौन करता है, विश्व बैंक। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्रों से कमी करने को बढ़ावा देता है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कमी करने के लिए। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देसी जनों, इंडिजिनस पीपल्स की वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने के लिए क्या है कि REDD+ प्रोग्राम जो है प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती है। तो इसके लिए क्या है कि वन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। ठीक है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो कब प्रारंभ हुआ था, जून 2008 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और विस्तृत प्रवाल मत्यता घटित होगी। आगे बात करें कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो UNFCCC सचिवालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम कि IPCC द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण हो जाए कितना भाग, 1/6 भाग। आगे देखते हैं कि यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और साथ ही साथ क्या होगा, विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी। क्या 30% जो प्रजातियां होंगी वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगी। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि देखी गई, 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की।
मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कार्बन पदचिह्न। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी गैसें जो है वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे बात करें कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। क्या संबंधित है? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी कि झुकाव और विषुव आयन, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। क्या है? मिलूटिन मिलानकोविच ने जो है इसका जो है संबंधित है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? मिलूटिन मिलानकोविच के द्वारा। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है। यह कथन किसका है? मिलूटिन मिलानकोविच का। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आई स्कोर से। किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना, उसको हिमतत्व बोलते हैं, आई स्कोर। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय योजना प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2008 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं? आणविक ऊर्जा जो है इन मिशनों में शामिल नहीं है। ग्लोबीय तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होती है समुद्र की सतह में। ग्लोबीय ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे। मूंगे के जो जितने भी द्वीप होंगे वो सभी डूब जाएंगे। यह संभावना है कि बस 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर संकट छा जाएगा। किस पर? नीदरलैंड पर। आईपीसीसी के अनुसार बस 1900 से 2100 के बीच समुद्र तल की सतह में वृद्धि का अनुमान कितना है? 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाएगा? तो समुद्री जल। जुलाई 2018 में सफ़र का उद्घाटन किया गया था। सफ़र किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। तो सफ़र क्या था कि वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की प्रणाली एक थी जिसको सफ़र बोला गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था उस समय का। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं वो क्या क्या है? समोच्च बांध हो गया, अनुपात सस्यन हो गया और शून्य जुताई। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में देखा गया। तो ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है INDCC के लक्ष्यों में। आगे बढ़ते हैं कि कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया एक हरित जलवायु कोष का। डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापना हुई थी। तो हरित जलवायु कोष की विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है हरित जलवायु निधि, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान तथा न्यूजीलैंड में से जो विश्व का पहला जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया? तो न्यूजीलैंड के द्वारा। थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया में से वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। किसने की थी? सिंगापुर ने। बड़े पैमाने पर चावल की खेती का कारण जो है कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके कारण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय
हाँ, चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियों से। देखिए चावल की खेती से क्या होता है, मीथेन उत्सर्जन होता है। और क्या होता है, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब क्रस्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्सर्जित होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा आज का जो टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन का, तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरीके के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी ये देखिए वन लाइनर फॉर्म में, और मैं इसके लिए आपके लिए डिटेल भी क्लास लेके आऊँगा, तो एक एक चीज़ें मैं आपको वहाँ पर डिटेल में समझाऊँगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।